हमारे इस वैचारिक संस्थान के बीजक डॉक्टर जी कोहली जी, आदरणीय देवी जी एवं इस सत्र में शहर व दूर से आए सभी महानुभावों को मेरा विनम्र प्रणाम है और मैं उनके आने पर यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आज डॉक्टर जी कोहली जी का 38वां शाश्वत लीन दिवस है। वैसे तो आप सभी पुराने हैं, लगभग आप सभी ने इनके जीवन वृत्त के विषय में सुना भी है, तो मैं उचित नहीं समझता कि उनके जीवनी के ऊपर हम एक विस्तृत चर्चा करें या विस्तृत उनकी जीवनी को पढ़ें। बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर कोहली जी एक विश्वविख्यात परंतु सामान्य व्यक्तियों में एक अपरिचित व्यक्ति थे और सामान्य रूप में उन्होंने जो सोचा उसे जिया और उसी में अपने को त्याग दिया। सामान्य व्यक्तियों के स्तर को उन्होंने देखा, एक अच्छी व्यवस्था कैसे उनको दी जाए और उससे ऊपर कैसे उठाया जाए, इस विषय में उनका सारा जीवन लगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा में डॉक्टर जी कोहली जी से पहले ऐसे लोग नहीं आए हैं। भारतीय परंपरा में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे महर्षि दधीचि का भी उदाहरण है कि उन्होंने इस जगत के कल्याण के लिए अपने शरीर का सर्वस्व त्याग कर दिया था, अपने सारे शरीर की हड्डियां त्याग दी थी, जिससे समाज व दुनिया का कल्याण हो सके। उन्हीं व्यक्तियों की पंक्ति में डॉक्टर कोहली जी भी एक थे, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, मानसिकता थी, हमने विज्ञान का बहुत विकास कर लिया है, सामाजिक व्यवस्था का काफ़ी एक जो भी है जैसे भी है उसका विकास कर लिया है। उन्हीं विकास की घड़ियों में डॉक्टर कोहली जी का भी यहाँ आगमन हुआ, जिन्होंने देखा और उसे संयोजन की उन्होंने एक दृष्टिकोण समाज को दिया और जो दृष्टिकोण दिया उसे उन्होंने नव मानवतावाद के नाम से लोगों के बीच प्रचारित किया। तो मैं सबसे पहले तो सभी आगंतुकों से आग्रह करूँगा, कृपया वे 60 सेकंड के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर एक मौन धारण करें। कृपया अपने अपने स्थान पर। धन्यवाद जी। अब मैं चाहता हूं कि कृपया आप सभी आगे आएं और उन्हें श्रद्धा सुमन थोड़ा अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। देवी जी शुरुआत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि भी एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा आधार है। भारतीय परंपराओं में भारतीय ऋषियों का जो चिंतन रहा है वो बहुत गहराई का रहा हुआ है, और डॉक्टर जी कोहली जी के प्रति हम सभी यहाँ कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। उनके जीवन का जो व्यक्तिगत अध्ययन रहा है, आशा करता हूँ कि उनके जीवन वृत्त के विषय में चर्चा करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं। इसीलिए मूल सैद्धांतिक पक्ष उनका रहा है, जिस विषय में उन्होंने चिंतन किया, जो चिंतन का आधार रहा, जो परिवेश रहा। देखिए शिव कुमार जी, कृपया ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप सभी स्पेशल आए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम वैचारिक स्तर पर ही बात करें, तो विचार कहीं अलग से नहीं आते सर। विचारों का मूल कहीं ना कहीं सामान्य बातों में ही, सामान्य से बातें लगती हैं लेकिन वो मूल होती हैं वो बातें। तो उन्होंने देखा, जाना, और जो चीज़ें उन्होंने अनुभूत की उसके आधार पर इन्होंने महसूस किया कि जो समाज में जो बिखराव है, जो सामाजिक रूप में जो एक अनियंत्रण है, उसके मूल में कहीं ना कहीं, कृपया आप आगे आ जाएं। हाँ, मैं स्वागत करता हूं, आप डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं, आप संस्कृत विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर जी कोहली जी ने जो उस समय की मौजूदा परिस्थिति में जो सामाजिक बिखराव देखा, उसके मूल में उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं शिक्षा की मूल रूप में कहीं ना कहीं कमी है। तो सारा विषय उनका शिक्षा पर था। तो उनकी जो शिक्षा के जो गहराई थी, जो चिंतन था, वो उस विषय में हम चर्चा करेंगे, और डॉक्टर श्रीमान महेंद्र पाल जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ कि श्रीमान महेंद्र पाल जी आएँ और थोड़े कम समय में अंकल जी कोशिश कीजिएगा समेटने का। धन्यवाद। आदरणीय देवी जी, संस्थान में बाहर से पधारे सम्मान के योग्य अतिथिगण, संस्थान के प्रति आत्मीयता का भाव रखने वाले और संस्थान से जुड़े विभिन्न कार्यकर्तागण, और उपस्थित अन्य अतिथिगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि सबको विदित है, जिस बात को लेकर हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, यानी मानवतावाद के एक महान सतम, एक महान चिंतक आदरणीय डॉक्टर गुलजारी लाल जी कोहली का जन्म दिवस है, जिसको लेके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर जी कोहली जी महान शिक्षाविद, महान चिंतक, हमारे इस संस्थान के एक नवीन विचारधारा के प्रणेता आदरणीय स्वामी सत्यानंद जी के शिक्षक और गुरु और मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने एक समाज व्यवस्था के बारे में, एक जीवन पद्धति के बारे में स्वामी जी का मार्गदर्शन किया। तो जैसा कि भाई संघ जी ने कहा था, सभी को विदित है, तकरीबन
कि कैसा डॉक्टर जी कोहली जी का जीवन में जो घटनाएं घटी और कैसे उनकी जीवनी रही, इस तरह के बारे में फिर भी कुछ बातें मोटे तौर पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे 23 अक्टूबर 1915 को पाकिस्तान के अंदर उनका जन्म हुआ था और लाला मालिक चंद जी कोहली के घर पर। उसके बाद 1940 के अंदर वो सेना के अंदर चले गए थे और धर्म विभाग के अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद सेना के अंदर उन्होंने अलग से एक शिक्षा, एक धार्मिक शिक्षा सैनिकों के लिए अनिवार्य बनाने पर जोर दिया था और इसके लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए थे। जैसे गीता के ऊपर उन्होंने एक नई व्याख्या की थी गीता की, और उनकी वो गीता की नई व्याख्या बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी। महामना मालवीय जी ने, राजा बहादुर मानिक चंद जी ने या और भी देश के गणमान्य विद्वानों ने, चिंतकों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। तो उन्होंने, डॉक्टर कोहली ने एक चीज़ बड़ी गहराई से महसूस की थी। वैसे तो जब से मनुष्य इस धरती के ऊपर आया है, आया का मतलब ये नहीं है कि कहीं टपक पड़ा है आसमान से, यानी धरती के ऊपर जब से जीवन की शुरुआत हुई है और जब से मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई है, चिंतन और संवेदना के स्तर पर समाज की स्थितियों को देखकर, इस जीवन और जगत की स्थितियों को देखकर जो संवेदनशील हृदय है और जो चिंतक है, इस समाज को, इस जीवन और जगत को दुख मुक्त बनाने के बारे में सोचते रहे। और तब से, जब से इतिहास हमें ज्ञात है और तब से लेकर आज तक ये सारे प्रयत्न चलते रहे हैं। कुछ प्रयत्न सफल भी हुए हैं, कहीं गलतियां रह गई हैं, कुछ प्रयत्न असफल भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं बनी रही हैं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो प्रयत्न भी लगातार चलते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये धारा कभी ख़त्म हो जाएगी। जब तक मनुष्य समाज के अंदर दुख है, समस्याएं हैं, उनके निस्तार के लिए संवेदनशील हृदय और चिंतनशील हृदय, चिंतनशील लोग हैं, वो आंदोलित होते रहेंगे और इस विषय में चिंतन करते रहेंगे कि कैसे इस दुनिया के अंदर एक सुखी और भले समाज को, इस दुनिया को एक सुखी और भले समूह के रूप में एक ऐसा रूप दिया जा सके। और जब हमें ये हो जाएगा कि अब तो हाँ, कोई न कोई कारगर हल निकल आया है और अब दुख बचे ही नहीं है, प्रत्येक प्राणी अपनी जगह सुखी और भला है, यानी कुछ हैं जो मतलब थोड़ा बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल से समस्याएं और दुख बचे हैं, वो तो कभी समाप्त भी नहीं किए जा सकते। हमारा मुख्य यही है कि इस दुनिया में जितने दुख हैं उनको हम 95% से कम करके 5% तक ले आ सकें। बुराइयां हैं वो 95% से कम करके 5% तक ले आ सकें और अच्छाइयां हैं वो 5% से बढ़ा के 95% तक हम ले जाएं। इस किस्म की जब कोई व्यवस्था आ जाती है तब हम थोड़ा सा निश्चित हो सकते हैं। बाकी प्रयत्न है वो तो फिर भी चलते रहेंगे कि कैसे और बढ़िया स्वरूप दिया जा सके। लेकिन फिलहाल तो संसार की कंडीशन है वो कोई बहुत आशा और कोई उत्साह नहीं जगाती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर या सामाजिक स्तर पर दुखी होता है और इसके एक अच्छा जीवन और जगत, एक सुखी जीवन और जगत बनाने के उपाय सोचता है। कहीं उसके वो प्रयास कारगर हो जाते हैं,
कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिल जाती है। अगर पूरी तरह कारगर हो जाते तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी, कहीं व्यक्ति असफल रह जाता है। तो इसी तरह के चिंतकों में डॉक्टर कोहली जी एक प्रखर व्यक्तित्व थे, जिनको हम एक अति मानव, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति कह सकते हैं, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया और अपने शिष्यों की, अपने संदेश वाहकों की एक टीम तैयार की, जिनमें से प्रमुख हमारे महान चिंतक, इस संस्थान के प्रणेता स्वामी सत्यानंद जी रहे। स्वामी सत्यानंद भी जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरते हुए सत्य की खोज में जब वो चले थे, तो एक स्टेज पर आकर उनको ये महसूस हुआ था कि जैसे मैंने जीवन में जो कुछ हासिल करना था कर लिया है और सत्य के स्वरूप को समझ लिया है। और उसके बाद वो ऋषिकेश में गंगा के अंदर देह त्यागने जा रहे थे। सुबह सुबह का समय था, सुबह 3 बजे भोर में गंगा के अंदर वो देह त्यागने जा रहे थे। तभी उनके एक परिचित व्यक्ति और जो उनके मित्र भी बन गए थे, स्वामी शांतानंद राजहंस जी, वो उनके पास आए और उनको एक सुझाव, एक प्रेरणा स्वामी शांतानंद राजहंस ने दी कि ये देह त्यागने जैसा कार्य है, उसके लिए तो सारा जीवन पड़ा है, आप कभी भी यह काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने से, मेरी करबद्ध प्रार्थना से, मेरे अनुरोध से एक बार रांची के अंदर जाकर एक प्रबुद्ध व्यक्ति से, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल कर चुका है, जिसके पास जीवन की समस्याओं के समाधान मुझे लगता है कि है, आप मेरी प्रार्थना से उनसे जाकर अवश्य मिलिए। स्वामी जी को ये बात, शांतानंद राजहंस जी की बात समझ में आ गई और उन्होंने तुरंत देह त्यागने का विचार त्याग दिया। और उसके बाद उनके अनुरोध पर वो रांची में जाकर डॉक्टर जी कोहली, क्योंकि शांतानंद जी ने जिस एक वृद्ध व्यक्ति का उल्लेख किया था वो डॉक्टर जी कोहली जी ही थे, तो वहाँ पर जाकर उनसे मिले और उनकी बातों में कुछ अलग किस्म का महसूस किया और उनको समझ में आया ये व्यक्ति है जो समाज को एक नई दिशा दे सकता है और जीवन, इसका चिंतन जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान कर सकता है। बाहर ही रहते थे स्वामी जी, लगातार 21 दिन तक स्वामी जी उनके पास जाते रहे। पहले मुलाकात हुई, परिचय हुआ, उसके बाद 5-5, 7-7 मिनट तक, क्योंकि डॉक्टर कोहली हमेशा चिंतन में डूबे रहते थे और बहुत ज़्यादा बिजी सा शेड्यूल रखते थे, बहुत कम समय वो स्वामी जी को दे पाते थे। तो 5-5, 7-7 मिनट का समय प्रतिदिन उन्होंने स्वामी जी को दिया और चित्रों के माध्यम से अपने कार्यक्रम को उन्हें समझाया और 21 दिन तक इस प्रकार स्वामी जी कुल उनके 1 घंटा 45 मिनट के शिष्य रहे और डॉक्टर कोहली जी ने 1 घंटा 45 मिनट में ही, जो जिज्ञासु शिष्य है वो मेन तत्व को बड़ी जल्दी ग्रहण करता है, मेन बातें उनकी हृदयंगम कर ली उन्होंने डॉक्टर कोहली जी को और अपने हिसाब से आगे एक नवीन समाज व्यवस्था समाज को देने का स्वामी जी ने प्रयास किया। वही पैटर्न एक नवीन समाज व्यवस्था का, सहकारी समाज व्यवस्था का एक नया ढांचा, शिक्षा और सुधार, 2 साधनों के माध्यम से जो डॉक्टर कोहली जी समाज के अंदर लेकर आना चाहते थे, उसको स्वामी जी ने आगे बढ़ाया और उसका मूल रूप स्वामी जी के सामने डॉक्टर कोहली जी ने ही प्रस्तुत किया था।
कि कैसे शिक्षा और समाज के शिक्षा और सुधार के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को, वैयक्तिक जीवन को और समाज को बदला जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को प्रबुद्ध बनाते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। डॉक्टर कोहली जी ने अपनी एक शिक्षा पद्धति, उनकी एक समझ बनी थी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति समाज में व्यक्ति की मानसिकता को ठीक करने के लिए अपनी जिस शिक्षा पद्धति, अपनी जिस इलाज पद्धति का आविष्कार किया था, डॉक्टर कोहली जी ने उसको साइको रिलीजियस थेरेपी का नाम दिया था, साइको रिलीजियस थेरेपी। और एक बात उनकी समझ में आई थी जिसका बार बार वो उल्लेख करते थे कि समाज के अंदर जितनी भी नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति की, वो एक प्रकार के मानसिक रोग हैं और उन सभी मानसिक रोगों का ठीक उसी प्रकार साइको रिलीजियस थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा सकता है जिस प्रकार शारीरिक बीमारियों का किया जा सकता है। तो इन्हीं के आधार पर शिक्षा और सुधार के माध्यम से डॉक्टर कोहली एक नए समाज का प्रवर्तन करना चाहते थे, एक नए समाज का निर्माण करना चाहते थे शिक्षा और सुधार के माध्यम से। और इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका स्वामी जी ने जिसको आगे बढ़ाया और उस समय बाहर विदेशों में भी उनके कार्यक्रम की खूब चर्चाएं हुई थी और डॉक्टर कोहली जी को यूनेस्को की तरफ से, यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र का एक शिक्षा से संबंधित, संस्कृति से संबंधित एक एजेंसी है, एक अभिकरण है, उसकी तरफ से, यूनेस्को की तरफ से डॉक्टर कोहली जी को गोल्ड मेडल मिला था, जो एक प्रकार का फिलॉसफी के अंदर या संस्कृति के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की तरह होता है। उस समय बहुत से विदेशी दार्शनिक और विद्वान आए थे डॉक्टर कोहली जी से चर्चा करने के लिए। 1964 की बातें हैं ये। रूस के एक विश्वविख्यात रूसी दार्शनिक और चिंतक थे डॉक्टर ईएन कोमारोव, जिनको अपनी विचारधारा के ऊपर या मार्क्सवादी विचारधारा के ऊपर कह लीजिए, इस चीज़ का अहम था, घमंड था कि यही समस्याओं का समाधान है और ये जो फटीचर सा व्यक्ति है इसको मैं अपनी बात से कन्विंस कराऊंगा और इसको गलत साबित करूंगा। इस बात का बड़ा घमंड लेकर डॉक्टर ईएन कोमारोव उनसे मिलने के लिए आए थे। उनकी मुलाकात निश्चित की गई थी, रांची में वो उनसे आकर मिले और क्या हुआ, पहले 15 मिनट, पहले 40 मिनट डॉक्टर ईएन कोमारोव अपनी बात पर बोले थे। उसके बाद डॉक्टर कोहली जी का नंबर आया था, तो जब डॉक्टर कोहली जी ने अपनी बात कहना शुरू किया कि वो लगभग 15 मिनट ही बोले थे, तो वो उनकी बातों से इतने अभिभूत हुए और वो बिल्कुल दंग रह गए उनकी बात सुनकर। कहा, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये तो बिल्कुल ठोस धरातल की और ठोस समाधान प्रस्तुत कर रहा है, इनकी बातों का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। और वो 15 मिनट में ही उनकी बातों को सुनकर इतने विवल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उसके बाद खूब चर्चाएं हुई जिनमें और भी जर्मन दार्शनिक एस रोगहोव थे, डॉक्टर किटबाट के थे, इस तरह के विद्वान लोग आए थे और सारे के सारे लोग उनकी विचारधारा से सब कन्विंस्ड हुए थे डॉक्टर कोहली जी के। और आखिर में थोड़ा सा बीमार रहने लगे थे डॉक्टर कोहली जी और उसके चलते 15 नवंबर 1986 को उनका देहावसान हो गया था और वो शाश्वत लीन हो गए थे। लेकिन एक मसाल के रूप में, एक मार्गदर्शक किलोमीटर के रूप में
जो अपना विचार वो छोड़ गए, उसी विचार ने बीज रूप में आगे चल स्वामी सत्यानंद जी के लिए काम किया, और सत्यानंद जी फिर उसको जो पेड़ बना कर गए, वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है और आगे भी कर सकता है। तो मुख्य रूप में एक बात आती है कि पहले व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में अंतर होता है। स्वामी सत्यानंदन की भी समझ में ये आया था, डॉक्टर कोहली की भी समझ ये थी कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, विभिन्न व्यक्तियों में उनकी दिमागी संरचना, उनके जीन्स और जो परिस्थितियां वो ग्रहण करते हैं, वातावरण से जो परिस्थितियां ग्रहण करते हैं, उनके हिसाब से और उनके जीन्स की वजह से प्रत्येक व्यक्ति की दिमागी संरचना में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। वैसे 95% के तो लगभग दिमागी संरचना मिलती जुलती, थोड़े थोड़े अंतर के साथ मिलती जुलती होती है, लेकिन लगभग हजारों में, लाखों व्यक्तियों में एक आध व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहे जाते हैं, वो सामान्य से हटकर होते हैं और उन पर परिस्थितियों का भी और जीन्स का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको वो चीरते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में डॉक्टर जी कोहली भी जी थे और स्वामी सत्यानंदन जी भी थे। तो ऐसे व्यक्ति आते हैं और समाज के अंदर शुरू से लेकर आज तक ऐसे व्यक्ति होते रहे। जैसे हम एडिसन की बात करते थे, महात्मा बुद्ध की बात करते थे, डॉक्टर जी कोहली जी भी करते थे, स्वामी जी भी करते थे, कि महात्मा बुद्ध हैं, बचपन से ही एक विलासिता के वातावरण के अंदर पैदा हुए, बचपन से ही उनको वैराग्य रहा, संसार की समस्याओं के प्रति चिंता रही, दुखों के प्रति उद्वेलन एक मन में रहा। अब देखिए कितने व्यक्ति होते हैं, अपने भाई बचपन में ही अपने भाई देवदत्त द्वारा घायल किए हुए एक हंस को उन्होंने देखा, दौड़ पड़े उसकी रक्षा के लिए, वो तड़प उठे, उसका तीर निकाला और एकदम उसको ठीक स्वस्थ करके उन्होंने छोड़ दिया। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। कितने लोग हैं डेली, क्या हम बूढ़े व्यक्तियों को नहीं देखते? क्या हम बीमार व्यक्तियों को नहीं देखते? कितने व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन इस तरह बदल जाते हैं और सब कुछ छोड़कर जो निकल पड़ते हैं अपने जीवन में और सत्य की खोज करके मानवता के लिए एक सही रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। बचपन से ही उनको बिल्कुल विलासिता के वातावरण में, कि कहीं ये पिता को ये डर था कहीं वैरागी की तरफ ये बेटा ना चला जाए, बचपन से विलासिता के वातावरण में, उत्तेजक वातावरण में उनको रखा गया, विवाह कर दिया गया कि ठीक है कि ये बेड़ी, विवाह की बेड़ी पाँव में पड़ेगी तो अपने आप बन जाएगा, भूल जाएगा इन सारी चीज़ों को। लेकिन कोई भी चीज़, अब माता पिता से भी वो संस्कार प्राप्त नहीं हुए, जीन्स भी उनके वैसे नहीं थे कि राजाओं वाले संस्कार थे उनके, लेकिन एकदम गौतम बुद्ध के संतों वाले संस्कार कैसे आ गए और वातावरण भी उनको पूरी तरह वो मिला। लेकिन इसके बाद हर एक चीज़ को चीरते हुए वो बढ़ते चले गए। इसी प्रकार सर आइजैक न्यूटन के उसमें देखते हैं हम, कहते हैं न्यूटन ने बचपन में ही ऊपर से गिरते हुए धरती पर एक सेब को देखा और तुरंत न्यूटन के दिमाग में कुरेदन पैदा हुई कि ये सेब नीचे क्यों आया, फितूर पैदा हुआ, ये सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उसी बात को लेके मतलब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दुनिया को दिए। क्या हम लोगों में से किसी ने किसी ऊपर से किसी चीज़ को नीचे गिरते हुए नहीं देखा है? रोजमर्रा हजारों उदाहरण देखते हैं चीज़ों के नीचे गिरने के, कभी दिमाग में वो मंथन नहीं आता कि जो हमारे जीवन को ही बदल दे। थॉमस अल्वा एडिसन है, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों के अंदर पैदा हुए, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों के अंदर।
एक 15 साल का लड़का है जिसकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ है, और जो बाजार से सब्जी खरीदता है और उसको बेच के अपना जीवन यापन करता है, लेकिन बचपन से ही टीचर उसको सन की कह के स्कूल से निकाल देता है। और वही बच्चा क्या है, सब्जी खरीद के लाता है, डेली रेलगाड़ी के डिब्बे में आता है और वहीं अपनी प्रयोगशाला बना लेता, मालगाड़ी के डिब्बे में। और वहीं पे कोई सहारा नहीं, बाहर से कोई कुछ नहीं, और 2500 चीज़ों के आविष्कार वो करता है। 1300 तो उसके नाम से पेटेंट है, 1300 चीज़ों के तो पेटेंट है एडिसन के नाम से। और इस तरह अपना रास्ता बनाते हुए जीवन यापन करता है, पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है एडिसन। इस तरह के शुरू से लेकर आज तक दुनिया में हजारों उदाहरण मिल सकते हैं, आज भी मौजूद है वो व्यक्ति ऐसे। लेकिन स्वामी जी ये कहते थे भाई वो बिखरे बिखरे व्यक्ति, और इस तरह उनकी ऊर्जा जाया होकर वो इस तरह बिखरे हुई सी अवस्था में ही इस संसार से चले गए, पूरे हो गए। अगर एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक पॉइंट है ये, मैं कोई मेन पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक पॉइंट उनका ये भी था स्वामी जी का कि ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनको इकट्ठे किया जाए और एक मंच प्रदान किया जाए, और वो व्यक्ति अगर इकट्ठे मिल जाए तो फिर इकट्ठे होकर अपने असीम शक्ति से इस दुनिया में परिवर्तन कर सकते हैं। एक प्रोग्राम ये था जो डॉक्टर कोहली जी के माध्यम से, स्वामी सत्यानंदन जी के माध्यम से ये हमारे को मिला। दूसरी चीज़, स्वामी जी जैसे उनकी विचारधारा के मुख्य बिंदुओं के बारे में जैसे कुछ चर्चाएं तो मैं बार बार कर चुका हूँ कि 3 कमियां हैं इस दुनिया के अंदर, और उन तीनों कमियों की पूर्ति व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकारों के रूप में संसार में होनी चाहिए। जब तक ये तीनों कमियां व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकारों के रूप में इनकी पूर्ति नहीं होगी, तब तक संसार की कोई भी व्यवस्था होगी वो फेल हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगी। दुनिया में जितनी व्यवस्थाएं हुई, अलग अलग प्रयास किए गए, तो उनमें सारे ये तीनों चीज़ें नहीं आ पाई, इसलिए दुनिया की तमाम व्यवस्थाएं फेल हो गई। और वो क्या है? नंबर 1, व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं जीवित रहने का अधिकार, जीवित रहना। दूसरा, यूनिवर्सल लव जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक भाईचारा। और तीसरी चीज़ है स्वतंत्रता। संसार की तमाम व्यवस्थाएं रही जिनमें व्यक्ति को कहीं तो जीवित रहने का प्रोग्राम, जीवित रहने का पूरा कार्यक्रम मिल गया, रोटी कपड़ा मकान और सुरक्षा मिल गई, लेकिन वहाँ उनको स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं हुई। वहाँ उनको यूनिवर्सल लव, आपसी प्रेम और भाईचारा नहीं मिला, वो व्यवस्थाएं उसके अभाव में फेल हो गई। मान लीजिए आपकी पूरी व्यवस्था सुरक्षा की पूरी गारंटी है, मानव में प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, एक परिवार के लोगों की तरह नहीं रहते, आपस में लाठियां चलती हैं, तो उस जीवित रहने का फायदा क्या होगा? संसार को एक जेल खाना बना दिया जाए और रोटी दे दी जाए, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए छटपटाता रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार दे दिया जाए और फुल स्वतंत्रता भी दी जाए, तो वो कहते हैं भाई एक दूसरे की नाक पे मुक्का भी चला सकता है व्यक्ति, स्वतंत्र होगा तो। अगर उनमें आपसी प्रेम और भाईचारा ना हो, उनमें लड़ाई होती रहे हमेशा के लिए, तो वो एक दूसरे पर लाठियां चलाएंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे और संसार का रूप बड़ा विकृत हो जाएगा, जैसा कि आज तक होता रहा है। और तीसरी चीज़ है सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारा। जितना प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है, उतना ही पूरे समाज से उसको अपने लिए प्यार मिले, और उतना ही प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भी उसी तरह उसका भाईचारा और प्रेम हो।
एक परिवार के मेंबर की तरह पूरी दुनिया के लोग बनकर रहें। एक परिवार के लोगों का हम जिस तरह ख्याल करते हैं उसी तरह पूरी दुनिया के लोगों का परस्पर ख्याल करते हुए लोग जिए। जहाँ समाज के अंदर ये तीनों बातें पूरी आ जाएंगी तो फिर वो व्यवस्था किसी के हिलाए न हिलेगी और वो व्यवस्था स्थायी तौर पर पूरी मानवता के लिए सुखप्रद होगी। तो स्वामी जी एक बात कहते थे कि संसार में जितने असंतोष हैं, जितने आंदोलन हैं, जितने रक्तपात हैं, जितनी क्रांतियां हैं, उसके प्रति उनके अंदर उनका कारण किसी न किसी रूप में इन तीनों अधिकारों की पूर्ति का अभाव रहा है। इन तीनों अधिकारों में से कहीं कोई कम रह गया, कहीं कोई कम रह गया, कहीं कोई नहीं आ पाया और या कहीं तीनों ही नहीं आ पाए। इन तीनों की प्राप्ति के लिए छटपटाहट ये सारी क्रांतियों, रक्तपात, युद्धों के मूल में रहा है। तो स्वामी जी कहते थे या डॉक्टर कोहली जी से जैसा उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया था, जिसको उन्होंने बीज से वट वृक्ष बनाया, कि क्या किसी समाज में क्या ऐसे व्यवस्थित समाज का निर्माण संभव नहीं है जिसमें इन तीनों तरह के अधिकारों की पूर्ति, उनकी प्रगति और उनकी निरंतरता चलती रहे। तो वो कहते थे कि वास्तव में ऐसा संभव है, ऐसे समाज की, ऐसे व्यवस्थित समाज का निर्माण संभव है और वो एक प्रोसेस के द्वारा हो सकता है। इसका उत्तर है, वो प्रोसेस है परिपूरकता की स्थिति, कंप्लीमेंटेशन। कंप्लीमेंटेशन का अर्थ क्या है, पूरकता क्या है? पूरे समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक सह अस्तित्व के लिए, कोऑपरेशन फॉर कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व के लिए सहयोग की स्थिति, सह अस्तित्व के लिए सहयोग की स्थिति। और ये सामाजिक स्थिति, पूरे विश्व की ये सामाजिक स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की, समाज की जितनी घटक इकाइयां हैं उसकी स्वस्थ मानसिक स्थिति, या सरल भाषा में कहें तो समाज की जितनी घटक इकाइयां हैं, प्रत्येक व्यक्ति है उसकी स्वस्थ मेंटेलिटी, उसकी समाज, उसकी प्रत्येक व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है। और प्रत्येक व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता के लिए तीन चीजें आवश्यक है। मोटे तौर पे दो चीजें आवश्यक है। भौतिक अनुकूलता यानी साधनों की, जीवन जीने के साधनों की अनुकूलता, परिस्थितियों की अनुकूलता, सर्कमस्टांसेस सही हो। और दूसरा है मानसिक अनुकूलता, सही मेंटेलिटी। और इनमें सबसे पहले भौतिक अनुकूलता के, परिस्थितियों के निर्माण के लिए सबसे पहले मेंटेलिटी बहुत जरूरी है, मानसिक अनुकूलता जरूरी है। और मानसिक अनुकूलता के दो स्टेप हैं, शिक्षा और सुधार। सुधार के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की मेंटेलिटी को चेंज किया जा सकता है और व्यक्ति की मेंटेलिटी को निरंतर स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार ये, और इसमें है सबसे पहले भौतिक परिस्थितियों के निर्माण से पहले व्यक्ति की मेंटेलिटी को बदलना, व्यक्ति से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति से ही शुरुआत होगी कहीं भी। जैसे मैं अपनी बात आप लोगों से कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं इन बातों को, ये हमारे वैयक्तिक प्रयास हैं। संघ भाई ने आयोजन किया है या आप लोग सुन रहे, अपना समय निकाल कर आए हैं, सूचनाएं पहुंची है, ये किसी व्यक्ति के थ्रू हुआ है। शुरू में एक व्यक्ति के प्रयास से, बाद में वो कई व्यक्तियों के प्रयास बन जाते हैं। और इसलिए इसके लिए व्यक्ति से शुरू होकर वो प्रयास चले, फिर मतलब सुधार और शिक्षा की परिस्थिति से मेंटेलिटी चेंज हो और फिर उसके बाद भौतिक परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। इस तरह हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये डॉक्टर कोहली का और स्वामी सत्यानंद जी का चिंतन था। तो ऐसे अच्छा, थोड़ा सा हम वैसे तो पर्सनल तौर पे बैठ के हम इस विषय में करेंगे, थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो हमारा ये संस्थान है समाज बदलने के लिए, एक नए और अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो हमारा संस्थान का निर्माण हुआ है,
इसके माध्यम से आगे कैसे बढ़ाया जाए चीज़ों को, ये बैठ के विचार विमर्श करने का विषय है। फिर भी मोटे तौर पे हम कहते हैं भाई इसके लिए हम सब लोग क्या करें, किस तरह के स्टेप हमारे अंदर उठाए जाएं। जैसे बार बार चीज़ें निकली हैं और कुछ बातें निकल कर आई हैं, उस हिसाब से 2-3 चीज़ें पर मैं पहुंचा हूं, मान लीजिए। तो क्या है उसके लिए कि जैसे पहले तो संस्थान से जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं, जितने इसके घटक हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर है, चाहे वो बड़े स्तर पर है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो युवा है, सब अपनी जो हमारी विचारधारा है वो क्या कहती है उसके विषय में सब वाकिफ हो, और अपनी उस विचारधारा के पूरी तरह हम थोड़ा सा अगर नहीं पता है डिस्कशन के द्वारा, जानकारी के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, भाई स्वामी जी का प्रोग्राम क्या था उसको पूरी दक्षता के साथ हम जाने और समाज के अंदर पहुंचाने में, लोगों के सामने रखने में हम उसको कुशल हों। दूसरी चीज़, हम संस्थान के अंदर आते हैं, जैसे सब विशेषकर संस्थान के प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को कुछ सामान्य धारा से अलग हटकर बनाए, लोगों को ये लगे हाँ ये व्यक्ति है और इसका जीवन कुछ अलग हटकर है, ये व्यक्ति एक प्रेरणा दे सकता है। मतलब कम से कम इतना जरूर हो कि समाज में जो मिलने वाले प्रत्येक साथी हैं, व्यक्ति हैं, उनके ऊपर हमारी एक अलग छाप पड़े। और तीसरी चीज है, जो सबसे प्रमुख प्रश्न आजीविका का आता है, रोजगार का आता है, उसमें 2 बातें हैं कि हम समाज के अंदर जैसा समाज हम चाहते हैं, जैसा समाज हम चाहते हैं उसका रोल मॉडल, उसका एक पैटर्न अपने अपने सत्र पे या कुटिया के सत्र पे या सामूहिक सत्र पे इस तरह का एक मॉडल हम खड़ा करने की, देखो जीवन जीने का हमारा ये मॉडल है। उसमें रोजगार की समस्या भी हल होती रहे, रोजगार की समस्या भी हल हो, उसके साथ साथ स्कूलिंग भी हो और व्यक्ति के जीवन को बढ़िया बनाने का प्रयास भी हो। इस तरह का सिस्टम वो चले, इस तरह की इकाइयाँ कोई अपने सत्र पर खड़ी कर सकता है, कोई छोटे सत्र पर कर सकता है, कोई बड़े सत्र पर खड़ी कर सकता है, या कुटिया के माध्यम से सामूहिक सत्र पर हो सकता है। इसके लिए प्रयास चले। ये 2-3 बातें सामने आ सकती हैं। और फिलहाल तो यही है, जैसे देवी जी हैं जिनके कंधों पर इस संस्थान के दशा और दिशा की जिम्मेदारी है। संघर्ष जी हैं, वो शुरू से ही संस्थान से, श्वेता जी हैं, दूसरे साथी हैं और जुड़े हुए हैं और वो इसको आगे ले जा रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। इसके माध्यम से जितना संस्थान के लिए हमारे से अपने स्तर पर जो भी इसको आगे बढ़ाने में जितना हमारे से सहयोग हो सकता है वो तो चल ही रहा है, बाकी करते जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको आगे बढ़ाने में कर सकते हैं, इसको एक नई दिशा देने में, एक नई दशा निर्माण करने के अंदर हम दे सकते हैं, वो चलता रहे। तो आदरणीय डॉक्टर कोहली जी को मैं हृदय से उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं हृदय से नमन करता हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान महेंद्र पाल जी। महेंद्र पाल जी का अनुभव काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि वो लगभग 80 के दशक से स्वामी जी के पास आ रहे हैं और स्वामी जी के जो प्रचार पक्ष है उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, लगभग 90 और 80 के दशक में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने डॉक्टर कोहली जी के उन विचारों, उनके दर्शन और उनकी जो व्यवस्था को लेकर, एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर जो उसके ऊपर उनका एक चिंतन था, एक दृष्टिकोण था, उनके विषय में लगभग इन्होंने संक्षिप्त रूप से उसे टच किया है कि कैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक व्यक्ति जन्मा और
अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए वो रांची के मल्लाह टोली एक सामान्य से परिसर में उजागर रहे और किराए के मकान में रहे, और आसपास के जो लोग थे उन्होंने तो कभी जाना भी नहीं। सामान्य जो आस पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने तो सिर्फ उन्हें एक चूर्ण वाले बाबा के नाम से ही जाना, और उस चूर्ण वाले बाबा के पास उस मल्लाह टोली में, गरीब बस्ती में, उस किराए के मकान में दुनिया के लगभग बड़े से बड़े जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे उस टाइम के, वो लगभग आते रहे हैं। बर्ट्रैंड रसल जो दुनिया के एक बहुत बड़े चिंतनशील व्यक्ति हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन जो थॉट्स हैं और जो चिंतन प्रोसेस है, उसमें बर्ट्रैंड रसल का अगर नाम ना लिया जाए तो बहुत अधूरा सा लगता है। उनके पत्राचार तक काफ़ी लंबे अरसे तक चलते रहे हैं। उन्होंने कई बार इनवाइट भी किया उन्हें इंग्लैंड में, लेकिन डॉक्टर जी कोहली जी की अपनी स्थिति थी, अपने उस किराए की झोपड़ी और अपने क्लिनिक से कहीं बाहर जाने के वो आदि नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। और उन्होंने जो महसूस किया कि शिक्षा मूल है, बगैर शिक्षा एक व्यवस्था को जन्म देना बिल्कुल निराधार है, निराधार चिंतन है। और शिक्षा के ऊपर जो उनका व्यक्तिगत, वैसे तो शिक्षा भारतीय परंपरा में शिक्षा तो मूल आधार है, बगैर शिक्षा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो आज तक की जो पारंपरिक और प्राच्य जो व्यवस्था रही है शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा की, उसको उन्होंने देखा और उन्होंने उसके प्रति उनके मन में बड़ा थोड़ा एक असंतुष्टि महसूस हुआ, क्योंकि जो आज तक की जो परंपरा रही है शिक्षा की, वो बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट भी थे। सर विनोद शर्मा जी, हाँ गुरु, उनकी जो शिक्षा पद्धति उन्होंने जो इवैल्यूएट किया, जो उन्होंने किया कि ब्रेन की बेसिकली उन्होंने ब्रेन को, एक साइकेट्रिस्ट थे गुरुवर और मेडिकल डॉक्टर भी थे, कई विषयों में पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी थी उनके पास, और इस विषय में और वहाँ के यहाँ तक कि आसपास के सराउंडिंग में रहने वाले लोग भी नहीं जानते थे। और उन्होंने साइकोलॉजिकली ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया और उन्होंने कहा एक जो पार्ट है ब्रेन का वो 95% और एक 5% में उन्होंने डिवाइड किया। जो 95% जो है वो मेमोरी पक्ष रखा, मेमोरी, और जो 5% है वो कंसिडरेशन, विवेचना पक्ष। उन्होंने कहा आज तक की जो एजुकेशन, जो पद्धति एजुकेशन की जो व्यवस्था रही है वो इस 95% वाली रही है, मेमोरी पक्ष को ही जोड़ दिया गया है। और मेमोरी पक्ष पे अगर आप जोड़ देते हो, उसको एनहांस करते हैं, उसको रेज करने की कोशिश करते हैं, जो 5% जो है, जो विवेचना है, जो मानवीयता का आधार है, मानव मूल्यों का जो विकास का जो आधार है, वो धीरे धीरे रेड्यूस हो, कम होता जाता है। तो जो ब्रेन पे इफेक्ट डालती है, जैसे 2 शैलियां हैं, श्रव्य और दृश्य शैली है। तो आजकल तो ये चीज़ें प्रूव भी हो जाती है, नाटक और जो सिनेमा है, कि श्रवण जो श्रव्य शैली है और दृश्य शैली में, दृश्य शैली का इफेक्ट ब्रेन पे ज़्यादा पड़ता है, व्यक्ति जल्दी मेमोराइज करता है, जल्दी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, कंसिडर करता है। तो इस चीज़ को इवैल्यूएट करते हुए उन्होंने चित्र के माध्यम से, जो भारतीय फिलॉसफी है, जो जैसे जो कहते हैं गीता इज़ द क्रीम ऑफ ऑल दर्शंस एंड वेदास, तो जो गीता के जो मूलभूत जो श्लोक हैं, जो ह्यूमन ब्रेन के लेवल को, स्तर को दर्शाते हैं, और उस स्थिति, एक बिल्कुल नैरो स्थिति से, एक अनडेवलप्ड अनमेच्योर्ड स्टेट से लेकर एक डेवलप्ड, जहाँ मतलब जो ह्यूमन बनता है, एक प्योर ह्यूमन, जिसे हम प्योर ह्यूमन कहते हैं। जैसे सांख्य दर्शन है, महर्षि कपिल बिल्कुल डायरेक्ट वे में एक बात कहते हैं कि इस प्रकृति में चमत्कार नहीं है। सबसे पूर्व तो आप ये ध्यान रखें, प्रकृति में चमत्कार, देयर आर नो मिराकल इन द टोटल वर्ल्ड में, यूनिवर्स। यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, दिख रहा है, जो कुछ भी उत्पन्न होगा उसके पीछे 2 नियम हैं, वो है कार्य और कारण के। और जो उस कारण को जानकर जो आगे चलता है, बढ़ता है, इवैल्यूएट करता है, उसे एनालिसिस करता है, डायग्नोस्टिकेट करता है, वही व्यक्ति ह्यूमन है, वही रीजनेबल व्यक्ति है, और वही व्यक्ति ह्यूमन है। जिस व्यक्ति में कारण को जानने की क्षमता नहीं है, जो कारण को बगैर देखे उस चीज़ को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ता है, वो ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन का एक मूलभूत आधार है ह्यूमैनिटी का, वो है रीज़न लविंग। वो रीज़न, वो कहते हैं ना, वो एक श्लोक भी तो है, वो
कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भिन्नराण, कि ये कॉमन है। ये जो इंस्टिंक्ट जो ह्यूमन में है वही इंस्टिंक्ट इस पूरे अर्थ में जानवरों में भी है। देयर नो डिफरेंस ह्यूमन और एनिमल में, बट एकमात्र जो डिफरेंस है, जो डिफ्रेंशिएट करती है वो चीज़ है, वो विवेक है, वो धर्म है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष, जो विशेष है वो धर्म है। धर्म अर्थात धर्म का आधार ज्ञान है, विवेक है। बगैर विवेक आदमी दो चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं कर सकता है। तो सही और गलत कहते हैं ना, नेगेटिव जो जैसे भारत में जैसे पौराणिक में है कि दैव्य और असुर तत्व, ये जो मनुष्य का जो शरीर है वो दैव्य और असुर दोनों तत्वों का एक मिश्रण है। कहते हैं ना कि द बॉडी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंस्टिंक्ट। तो ये चीज़ें कहने का मतलब अर्थ है कि ये तो चलो ये पाश्चात्य उदाहरण है, लेकिन भारतीय जो परंपरा है इसमें बहुत प्राचीन समय से हजारों वर्ष पुराने से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है पौराणिक माध्यम से। तो कहने का मेरा अर्थ है कि विवेक ही मेन है, और विवेक का आधार है वो रीज़न है, विवेक है, विवेचना है। जिस व्यक्ति में विवेचना नहीं है वो निरा जानवर ही है। तो उन्होंने दर्शन जो गीता है, गीता के एक अनमेच्योर स्टेट से लेकर जो एक मैच्योरिटी का जो स्तर है उस स्तर तक को के श्लोकों को उन्होंने चुना। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये एक उदाहरण के रूप में, उनके वैसे कई एक्सपेरिमेंट्स हैं को उन्होंने दृश्य के रूप में, दृश्य के उस फिलोसफी, उस कंसेप्ट को दृश्य के रूप में समाज के सामने समझाने की कोशिश की, जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, जिसका एक नमूना आप हमारी संस्था की तरफ से गीता जयंती व सूर्य ग्रहण के अवसर पर लगभग हम शुरू से ही लगाते आ रहे हैं, लगभग 80 के दशक से देवी जी, हाँ 1977 से लगभग लगाते आ रहे हैं यहाँ कि, और जिसका नाम हमने कंपैरेटिव एजुकेशन रखा हुआ है, तुलनात्मक शिक्षा। वो और उस पहले पर उस प्रदर्शनी को समझने की आवश्यकता है। वो सिर्फ एक पिक्चर्स नहीं है, वो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल आधार है। आप उस चीज़ को, आधार को बाइकआउट करके आप एक व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवस्था के मूल में व्यक्ति है और व्यक्ति के मूल में व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व का आधार उसकी अपनी रीजनिंग है, अपने मूल्य है, जो वैल्यूज़ हैं, जो नैतिकता है, जो संवेदना है, उसके अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं। बगैर मानवीय मूल्यों के विकास के ये शिक्षा का कारण ही क्या है, अर्थ क्या है? तो आप सभी को पता है कि एजुकेशन जो है वो एडुकेयर वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, और एडुकेयर का अर्थ ही है टू ड्रॉ आउट, खींच के बाहर निकालना। क्योंकि मनुष्य के अंदर वो सारे ज्ञान के तत्व, वो सारे के सारे दैव्य गुण, ईश्वरीय गुण, जो पॉजिटिव इंस्टिंक्ट हैं, जो मानवीय वैल्यूज़ हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर है। बस उसको निकालने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम का नाम ही एजुकेशन है, वो इंस्टीट्यूट, क्या नाम है, शैक्षणिक संस्थान है, शिक्षा है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान जो ऋषियों की जो कल्पना थी, जो उन चिंतनशील दृष्टाओं की जो सोच थी, वो भटक गई है, भटका दिया है उनके बाद की जनरेशन्स ने, और जिन शैक्षणिक संस्थानों की उन्होंने कल्पना की थी वो वहाँ नहीं रहे। लेकिन दृष्टिकोण क्या था? तक कि उनके अंदर के जो सुषुप्त अवस्था में अवस्थित जो पॉजिटिव इंस्टिंक्ट है उनका विकास, ताकि मनुष्य धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वो मैच्योर हो और अपना एक रेस्पॉन्सिबल लाइफ शुरू करने से पहले, एक वयस्क जीवन शुरू करने से पहले वो एक मैच्योर व्यक्ति हो, ताकि मैच्योरिटी के एज में वो समाज में एक प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने। ये व्यवस्था का मूल है। am I राइट अंकल जी? ये मूल है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, बढ़ ही नहीं सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय से एजुकेशन एक मैंडेटरी पक्ष रहा हुआ है, बिल्कुल अनिवार्य पक्ष रहा हुआ है। लेकिन ठीक है, आज के समय में ये चीज़ें बिजनेस बन गई है, हमारा दृष्टिकोण भी एक बस अपने अर्निंग का रहता है, लेकिन मूल जो कंसेप्ट है, तो ये एजुकेशन जिस पर उन्होंने काफ़ी काम किया, और उन्होंने काफ़ी वहाँ पिक्चर्स के माध्यम से ही डॉक्टर जी कोहली सर रांची में लोगों को समझाते थे। वैसे समझाते नहीं थे, जो आते थे उनको समझाते थे, जो जिज्ञासा लेकर आया हुआ है। अन्यथा वो शांत ही रहते थे, और यही कारण था शायद
और जो इस कुटिया के जो संस्थापक जो स्वामी जी थे, जैसे अंकल जी ने बताया कि वो उद्यत ही थे अपने शरीर को त्याग करने के लिए, ताकि एक शांतानंद जी के माध्यम से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि शरीर तो जब मर्जी आप त्याग सकते हो, मेरे कहने से एक बार आप रांची, मैं एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाकर आओ। वहाँ डॉक्टर जी कोहली नाम के एक व्यक्ति हैं, वो ऐसे ऐसे चिंतन रखते हैं, और आप जाएं, उनसे मिलें, और उसके बाद आप चाहे तो अपना शरीर त्याग कर सकते हैं। क्योंकि शरीर त्यागने से पहले जो विचार थे, उनसे पहले स्वामी जी लगभग 11 वर्ष की आयु में घर से निकले थे, और एक कमिटमेंट के साथ निकले थे, और वही कमिटमेंट लगभग शरीर के देहांत के समय तक रहा हुआ है, वही आधार रहा है। और उस कमिटमेंट को लेकर वो किसी मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे व किसी अन्य कथावाचन की शैली उन्होंने नहीं सीखी, नहीं अन्य कोई ढोल डमासे उन्होंने देखे। गुरु की तलाश में निकले थे, और कन्याकुमारी से बद्रीनाथ तक उन्होंने 2 बार पैदल पद यात्रा की थी। गुरु रामेश्वरम में एक हरियाणा के ही एक संत थे जो गुरुकुल पद्धति से पढ़े थे, दयानंद पुरी जी थे, साधु थे। तो उन्होंने, वो एक दिन पहले दीक्षित हुए थे, और उन्होंने एक लगभग समान उम्र थी, और उन्होंने उनको भी अपने ही गुरु भाई से उन्हें भी दीक्षित करवाया। उसके बाद चलो कुरुक्षेत्र आए, तो उनकी अपनी जो रियलाइजेशन थी, जो उन्होंने इवालुएट किया उस भ्रमण काल में, और जिस एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आप को हेल्पलेस महसूस किया कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सोसाइटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता आज तक के आधार को महसूस करते हुए, और जो यहाँ के लोगों की जो एक मेंटालिटी है, जो सारे जीवन का एक लक्ष्य है कि भोग, भोजन व मनोरंजन, मैं इन 3 चीज़ों में रड़कर मैं जीवन नहीं जी सकता, और चौथा कोई कंसेप्ट व्यक्ति के पास है ही नहीं। और मैं आजीवन यहाँ प्रयास करके यहाँ किंचित मात्र भी कोई भी अपने जो विचार हैं, जो मेरा निरूपण है, जो मैं व्यवस्था चाहता हूँ, जिस फिलॉसफी को मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, मैं उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं कर सकता। और इसीलिए वो अपना शरीर त्याग देना ही उचित समझते थे। लेकिन चलो, वहाँ रांची जाने के बाद उन्हें एक नया दृष्टिकोण मिला, और उस दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार के लिए लगभग वो पूरे भारत में गए। और वो दृष्टिकोण भी कैसे मिला, उस दृष्टिकोण को देने का जो तरीका था वही चित्रात्मक था, चित्र शैली थी। और डॉक्टर जी कोहली जी ने एक चित्र उन्हें समझाया, जिसमें एक साइड घोड़ा था, एक साइड गधा था। शिव कुमार जी ने मुझे कल कहा था कि आप पीपीटी का प्रोग्राम करें, यहाँ आपके पास प्रोजेक्टर है, लेकिन समय की अवधि बहुत कम थी और कुटिया में निर्माण कार्य भी छिड़ा हुआ है, तो मैं वो पीपीटी अरेंज नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मटेरियल है, लेकिन उन्हें एक जगह संयोजन करना उसका आसान नहीं है। वरना मैं आपको सारी वो चीज़ें दिखाता आपको, फिर आप व्यवस्थित रूप से समझ पाते। तो उस चित्र के माध्यम से उन्होंने समझाया कि 2 कैरेक्टर हैं, एक गधा है और एक साइड घोड़ा है। तो किस प्रकार से गधा अपने खूंटे में बंधा हुआ है और वहीं रह रहा है, और घोड़ा है वो छलांग मारकर वो कूद के आगे चल पड़ा। तो जो कार्य करने के लिए जो लोग यहाँ आए हैं, वो लोग इस समाज के बने बनाए ढर्रा में जो एक व्यवस्था है, उसमें अपने आप को नहीं मर्ज करते हैं। उन्होंने जो जीवन में समझा है, जो जाना है, जो ऋषियों के उन प्रयासों को उन्होंने आत्मभूत किया है, जो उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ रही है, उनको अपने अंदर ही समाहित करके दबाकर वो समाज के नियमों के अनुसार नहीं चलते। वो तो क्रांति लाते हैं, और बस इस चीज़ को उन्होंने समझा और वो कूद पड़े समाज में। और भारत के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में वो उनके लेक्चर हुए, लगभग सही बार काउंसिल्स में लेक्चर हुए, और उस समय के जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनसे भी वो मिले। लगभग उनकी वो सारी की सारी जो ओपिनियन है, जो मीट की जो और उनका जो मंतव्य है मिलने के बाद का, वो संग्रहित है, यही है अपने पास, ये प्रिजर्व किया हुआ है उसे। तो
कहने का अर्थ है, तो ये उनकी शिक्षा का माध्यम था और ये शिक्षा थी उनकी कि शिक्षा जिससे ह्यूमन के अंदर मौजूद जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो सकता है। जो कॉम्प्लीमेंटेशन है, जैसा अंकल जी ने बताया कि पूरकता, बगैर एक सही मेंटालिटी के, एक सही मनस्थिति के बगैर एक पूरक समाज बनाना, एक पूरक माहौल बनाना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने सुधार का कंसेप्ट दिया कि सुधार भी एक प्रोसेस है, और उसको उन्होंने मोरल हेल्थ एक प्रोसेस बताया कि मोरल हेल्थ, मैंने नोट भी किया था, मोरल हेल्थ सैनिटेरियम, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो ये थी, तो ये उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व था। वो आए जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को देखा, जाना और अपने आप को यहाँ के सार्वभौमिक पहलुओं के पर अपने आप को समर्पित कर दिया। अपने जीवन के विषय में, मूल जीवन के विषय में, व्यक्तिगत जीवन के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं किया। वो शादीशुदा थे, उनकी पत्नी तो चाहती थी कि मेरे बच्चे हों, लेकिन उन्होंने इस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, पर आजीवन जितने समय रहे उन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कभी भी पर्सनली ये मंच नहीं है कि हम उनके सर्वांगीण पक्ष को यहाँ प्रस्तुत कर सकें, लेकिन जैसे अभी छोटे से कार्यक्रम के बाद, जो श्रद्धांजलि पक्ष कार्यक्रम के बाद हमने एक विचार विमर्श का एक सत्र रखा हुआ है। कृपया गुरुवर अगर थोड़ा समय हो तो रुकिएगा। तो हम उसमें जो एक व्यवस्था का जो निर्माण है, जिस व्यवस्था भारतीय ऋषियों, चिंतनशील व्यक्तियों के किसी न किसी मूल में जो एक पक्ष रहा हुआ है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा समाज हो, एक ऐसा समूह, एक ऐसा सराह हो जहाँ सभी लोग एक दूसरे में अपना अस्तित्व देखें, जहाँ क्राइम वो स्वाभाविक है, जहाँ व्यक्ति एक दूसरे में अपना अस्तित्व देखेगा, वहाँ जो द्वंद्व है वो चीज़ें नहीं रह जाती है। तो द्वंद्व की जो सीमा है उसका उल्लंघन करते हुए एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ सभी लोग खुशहाल हों, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। देखें, जैसे अंकल जी ने बताया कि मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ें मूल हैं। एक तो सर्वाइवल, सबसे पहली जो चीज़ है वो सर्वाइवल है, कि सर्वाइवल मूल आधार है। सबसे पहली जो सुरक्षा वो सर्वाइवल की होनी चाहिए, और जो उसकी व्यक्तिगत नीड है, जो आवश्यकता है, शिव कुमार जी आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि विकास जी आप सभी यहाँ व्यवस्था के ऊपर बातचीत करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, बगैर मूलभूत आवश्यकताओं की एक व्यवस्था की कल्पना करना ये एक मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि मूलभूत, कहते हैं ना, पुरानी कहावत है सामान्य ग्रामीणों की कि भूखे भजन ना होए गोपाल। पहले जो आपको आधार चाहिए, जो पोषण चाहिए, वो उसकी भूख की चाहिए। बगैर उसके संतुष्टि के आप आगे चिंतन नहीं कर सकते, ना उसको कहीं कर ले जा सकते। तो सर्वाइवल सबसे पहली चीज़ है, और सर्वाइवल के लिए जो मूल आवश्यकताओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति, वो एक असत। उसके बाद उसकी जो नेचुरल जो कंडीशनिंग है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए, और वो इतना कंट्रोल होना चाहिए, इतनी उसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए शिक्षा के माध्यम से। एक श्लोक भी आता है ना, वो लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े, कि प्राप्ते तु षोडशे पुत्र मित्र वदा, कि वो जो 16 वर्ष का जो पुत्र है, जो 16वें वर्ष में आप जो समाज में जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो मैच्योर बना देने के बाद की स्टेज है। पिता और पुत्र का के बीच में जो दोस्ती का जो संबंध है वो मैच्योरिटी के बाद का पक्ष। ठीक है, वो आज के समय में थोड़ा ये मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है मेरे कहना, लेकिन ये एक आधार है। हमने अपने ऋषियों के प्रति कभी गौर नहीं किया कि लालयत 5 वर्षाणि। 5 वर्षाणि लालयत का क्या कंसेप्ट है? लालन पालन मुख्य है, मूल है, क्योंकि उस लालन पालन के दृष्टिकोण में जब बच्चा लालन पालन में रहेगा तो उसके अंदर के जो दैव्य गुण हैं, जो उसके अंदर संवेदना का गुण है, करुणा का है, मानवीय मूल्य है, दया का भाव है, ये चीज़ें वो जनरेट होंगी, वो एक्टिवेट होंगी, वो सक्रिय होंगी।
और जो माता पिता से प्रेम उसे मिल रहा है वही प्रेम माता पिता को और वही अन्यों के प्रति भी देगा, प्रेषित करेगा। आप देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो किसी कोई भी आ जाए, माता पिता को होता है कि छोड़ो ये तो हमारा भाई है और इसके प्रति उनके अंदर एक नफरत होती है, लेकिन उस छोटे बच्चे के अंदर नहीं होती है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारी मेंटालिटी है वैसे उसकी मेंटालिटी हो जाए, वो भी जैसे हम नफरत अपने भाई से अपने चाचा ताऊ से करें वैसे वो भी करे। इसी को मैच्योरिटी आज के रूप में कहा जा रहा है। लेकिन बेसिकली जो मैच्योरिटी है कि लालन पालन से उसके अंदर के मानवीय मूल्यों का विकास हो, और 10 वर्ष आने ताड़े और 10 वर्ष तक उसको सोशली और नेचुरली आप एजुकेट करें, सार्वभौमिक रूप से एजुकेट करें। और उस एजुकेशन में अगर आपको थोड़ी बहुत लगाने की, डर दिखाने की, भय दिखाने की आवश्यकता, भय दिखाना पड़ेगा, भय मजबूरी है, क्योंकि बच्चा है वो भी नवागत विषय है उसके लिए सब कुछ, और वो नया है वो संसार के लिए। तो और बच्चे में जो सबसे उठलापन है, जो मन की जो उसकी जो वृद्धि है, मन का भाव आप सभी को पता है कि मन का जो अपनी जो दिशा है वो अधोगति की, अधोगामी की होती है। तो उससे ऊपर उठाने के लिए एक बार आपको कई बार ताड़ना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयरिंग भी करनी पड़ेगी। और जब आप 15 साल तक जब बिल्कुल मैच्योर कर दे रहे हैं, तब आप 16वें साल में उसको समाज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो 16वें साल में बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। उस व्यक्ति से एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन या अनियंत्रित सिचुएशन क्रिएट करने की संभावना बहुत कम होती है समाज में। तो ये है, मुझे पता था मैं ज़्यादा बोल गया, तो ये एक मैं संक्षिप्त परिचय मैंने डॉक्टर जी कोहली जी और उनके कंसेप्ट के विषय में दिया। कृपया जाइएगा मत। इसके बाद हमने एक छोटा सा सत्र रखा हुआ है जिसमें हम व्यवस्था के विषय में ही चर्चा करेंगे कि कैसे किया जाए, क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं, जैसे मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी, मेरे सामने एक संस्कृत के प्राध्यापक बैठे हुए हैं, आदरणीय हैं, और एक और मेरे मित्र भी हैं, डॉक्टर अंगराज शास्त्री जी, वो भी प्राध्यापक हैं पंजाबी विश्वविद्यालय में। तो क्योंकि ये भारतीय जो प्राच्य शिक्षा है, जो प्राच्य व्यवस्था रही है, जो प्राच्य प्रयास रहे हैं, सनातन प्रयास रहे हैं, उनके विषय में इनका अपना व्यक्तिगत अध्ययन है और काफ़ी ब्रॉड अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन है। तो हम इनसे भी इनकी मदद लेंगे कि क्या कारण है कि ऋषियों ने इतने पूर्व में इतनी गहराई तक चिंतन किया, समझा, जाना, और इतने लाखों वर्षों में भी, हजारों और लाखों वर्षों में भी आज की परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जहां मानव का विरोधी हुआ पड़ा है। क्या कारण? तो इसके बाद का छोटा सा सत्र है वो, तो मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मैं आदरणीय जो संचालिका हैं इस कुटिया के संस्थान की, मैं देवी जी से, हाँ, मैं गुरुवर डॉक्टर विनोद शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूँ, कृपया मंच पर आए। जाना नहीं है, हम आपकी सलाह लेंगे, लेकिन अभी 2 शब्द आप गुरुवचन, गुरु आशीर्वाद के रूप में हम चाहते हैं आपसे। कृपया गुरुवर प्लीज़, आपने जो भी मैंने जो विस्तृत एक रूप बताया है डॉक्टर कोहली जी के विषय में, देखें वो ऐसे व्यक्तियों को भारत में करूँगा चर्चा मैं आपसे पहले प्लीज़। मानवतावादी संस्थान की प्रमुखा आदरणीय देवी जी, सामने समुपस्थित समस्त महानुभाव डॉक्टर अंगराज जी और इस कार्यक्रम के संचालक व व्यवस्थापक संघर्ष जी, वस्तुतः आज के कार्यक्रम के विषय की जो भूमिका है उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। बस केवल अभी जो आपने बात रखी और उससे पूर्व जो आदरणीय महानुभाव ने डॉक्टर जी कोहली जी के बारे में, उनके जीवन परिचय से संबंधित व उनके विचारों को जो अभी रखा है, उसमें से ही कुछ विषय जो मैंने ग्रहण किया है वही कुछ उठा करके आपके सामने रखना चाहूँगा। संघर्ष जी ने जो बात अंत में समाप्त की है वहीं से ही मैं आरंभ करता हूँ। वो बता रहे थे कि आखिर क्या कारण रहे हैं कि भारतीय ऋषियों की चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध होने के बाद भी आज के समय में मानव क्यों एक दूसरे का शत्रु बना हुआ है। यहीं से ही
शंकर सिंह ने अपनी बात समाप्त की थी। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा, ऋषि परंपरा बहुत समृद्ध रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्येक विषय के विषय में यहाँ चिंतन हुआ है। मानव कल्याण, बाल हितों के बारे में भी भले ही बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन सूत्र रूप में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। जैसे कि आपने एक श्लोक का भी उदाहरण दिया कि लालयेत पंचवर्षाणि और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 16 साल का जब बालक हो जाए उसके बाद में उसके साथ मित्रवद व्यवहार करना चाहिए। पंचवर्षाणि लालयेत, 5 वर्ष तक उसका लालन पालन हो। उसके बाद में ताड़येत का अर्थ है कि उसको एक नियंत्रण में रखा जाए, अनुशासन उसको सिखाए जाने की उम्र है। आवश्यकता पड़ने पर एक छोटा सा चांटा उसके लगाए जाने की सोच रखनी चाहिए, जिससे कि बालक में अनुशासन की स्थापना हो सके। इस प्रकार की परंपरा तो रही है। भले ही बीच के समय में जो परतंत्रता का समय रहा 11वीं शताब्दी से लेकर के अब तक, जिसमें कई सारे आक्रमण हुए विदेशियों के, उस आक्रमण के समय में जब भारतीय व्यक्ति भोजन भी स्वयं की मर्जी से नहीं कर सकते थे, तो ज्ञान कहाँ उनके वश में था। ऐसी स्थिति में कई सारा ज्ञान परंपरा की शाखाएं प्रशाखाएं, वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की कई शाखाएं विदेशों में ले जाई गई। वहाँ जाकर के उसी को अंग्रेजी में अनुवाद करके वापस लाया गया। इस प्रकार अनुसंधान की जो परंपरा थी वो भी स्थानांतरित हो गई, रूपांतरित होके दूसरी भाषा में आज वापस हमारे तक पहुंच रही है। इस प्रकार की समस्याएं रही है। वस्तुतः मैं आज के विषय से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं कहीं मुझसे कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए जो आज के विषय के विपरीत कुछ साबित हो। इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी बात नहीं रखूँगा। जी कोहली जी के बारे में आज ही मैंने जाना है कि जी कोहली जी एक चिंतक है और धर्म सेना में धर्म शिक्षा के विषय का उन्होंने प्रचार किया। इसके साथ साथ में उनका जो मूलभूत चिंतन रहा होगा, जो आप बता रहे हैं कि मानवतावादी, मानव ही मानव को समझे, वास्तव में इसका एक सूत्र महाभारत में मिलता है कि जो बात, जो व्यवहार, जो आचार मनुष्य को स्वयं के विपरीत लगाई पड़ता है, उसको वह दूसरे के साथ भी नहीं करे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो व्यवहार दूसरे के मन को बुरा लग सकता हो, वैसा व्यवहार हमारे मन को बुरा लगता हो वो दूसरे के साथ भी नहीं करे। ये मानवतावाद का मूल कहीं न कहीं महाभारत में दिखाई पड़ता है। इसके साथ में एक विषय संभवतः आप जिस द्वितीय सत्र की चर्चा कर रहे हैं कि इनके जो सिद्धांत है, जो इनकी ज्ञान की धारा पूज्य संत जी के माध्यम से आज इस संस्थान के रूप में दिखाई पड़ रही है, उसका प्रचार प्रसार विस्तार कैसे हो, संभवतः यही चर्चा सत्र का विषय होने वाला है। तो इसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपना पक्ष रखूँ कि बाल साम्राज्य इस संस्था का आप नाम बता रहे हैं, बच्चों की छोटी छोटी स्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं के माध्यम से उनके विचारों को सबके समक्ष लाया जा सकता है, जिससे बच्चे भी उससे जुड़ें और बालकों की जो शिक्षा विधि है, एक अलग ही जो विधि हो, जो कोई उपाय हो सके, चिंतन करके उस विधि से छात्रों को स्पर्धाओं से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि छात्र इससे जुड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप छोटे से संदेश के माध्यम से आप यहाँ आए, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप डॉक्टर जी कोहली जी के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन आपने जितना सुना और उसके आधार पर आपने लगभग उनकी सभी विषयों को विस्तार रूप दिया। और अब मैं चाहता हूँ बच्चों में से कोई, हमें रानी बोलोगे? हाँ, जो भी आपने इवैल्यूएट किया है अभी तक, जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा है। हाँ,
करोगे तो ठीक है, वरना आप करेंगे फिर। प्रवीण भैया जी, आप डॉक्टर जी कोहली जी के विषय में कुछ कहना चाहते हो तो? हाँ, इसके बाद भी कार्यक्रम नहीं होगा, 1 घंटे का। अच्छा। आदरणीय देवी जी और सभा में आए हुए सभी महानुभावों को मेरा नमन। आज जैसा हम जानते हैं कि हम सब डॉक्टर जी कोहली जी को भी मैं उनके जन्म दिवस पर बहुत अभिनंदन, अच्छा शाश्वत लीन दिवस पर, माफ़ कीजिएगा, शाश्वत लीन दिवस पर मैं नमन करता हूँ। जैसा महेंद्रपाल जी ने और संघर्ष जी ने आप सबको संक्षेप में बताया कि डॉक्टर कोहली जी की कुछ अपनी, वो एक महान चिंतक थे और उन्होंने शिक्षा और सुधार के माध्यम से समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की गई। यह बात बिल्कुल सही है, जैसे महेंद्रपाल जी ने हमें बताया कि जो मनुष्य की मानसिक स्थिति है और उसके साथ उसकी जो भौतिक स्थिति है, वो ये दो ही एस्पेक्ट में संपूर्ण जीवन सब मनुष्य का चलता है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य के प्रति संवेदनशील हो, करुणामयी हो, यह उसकी मानसिक स्थिति की डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर हम सब बच्चे, जैसे हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है घर में, जब 1-2 साल का, जब वो मम्मी पापा बोलना शुरू कर देता है, व्यवहार को समझना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी मानसिक स्थिति नियंत्रित रहे, वो हर समय एक लाड प्यार में अनियंत्रित ना हो जाए, उसके लिए माता पिता उसको शिक्षा संस्थानों में भेजते हैं और घर में भी शिक्षा देते हैं। परंतु मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो सबसे बड़ा प्रभाव है मनुष्य की बुद्धि पे जो पड़ता है, वो है उसके अंदर जिज्ञासा का उत्पन्न होना। हर परिस्थिति में एक छोटा बच्चा जब भी किसी नई भौतिक व्यवस्था को देखता है, बदलाव को देखता है, तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि ये मम्मा ये क्या है, ये चांद ऐसे क्यों चमक रहा है, ये लाइट ऐसे टिम क्यों कर रही है। और जाने अनजाने में वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जिससे कि उसकी बुद्धि जो है, वो उसकी बुद्धि के अंदर जो प्रश्न उठ रहे होते हैं, वो उनको जानता है और समझ के फिर अपने पे अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो जो 3 कंसेप्ट्स जो डॉक्टर कोहली जी ने भी शायद इन्हीं के ऊपर चर्चा की होगी स्वामी जी से, और स्वामी जी ने फिर, क्योंकि मैं तो डॉक्टर कोहली जी से कभी ना मिला, मैं सुना है बातों में, लेकिन मैं स्वामी जी के संपर्क में बहुत चाइल्डहुड से ही आ गया था, तो मैंने बहुत गहराई से समझा है स्वामी जी को। और ये मैं महसूस करता हूँ कि जो जिज्ञासा है बच्चों के अंदर, वो आज की शिक्षा प्रणाली, माना कि वो शिक्षा प्रणाली आवश्यक है, लेकिन वो जिज्ञासा को कम कर रही है, ना कि बढ़ा रही है। एक बच्चा जो है वो उसके अंदर, अब आप देखिए, जैसे अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चे की बात नहीं, हमारे बीच में अपना अमर सिंह सैनी जी बैठे हैं, वो 80+ हैं, ऐसे कई लोग सज्जन पुरुष हैं जो हैं काफ़ी दाउम्र हो गए हैं, लेकिन जो है हम ये देखते हैं, मैंने भी ये पर्सनली मैंने महसूस किया, स्वामी जी के मैं पास काफ़ी रहा हूँ, और मैंने महसूस किया है कि हमारे स्वामी जी ने अपना संपूर्ण दर्शन बाहर बोर्ड की फॉर्म्स में दर्शा दिया है, लेकिन इतने लोग, हम संस्थान में रहने वाले लोगों को ही मैं देखता हूँ
कि हमारे अंदर जो जिज्ञासा की भावना है कि ये बाहर जो हमने प्रचार प्रसार लगा दिया है या दर्शन दिखा दिया है, उसको हम गहराई से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके प्रति जो जिज्ञासा का जो प्रश्न की भावना उठनी चाहिए वो हमारे बीच नहीं उठती। ऐसी ही प्रेरणा, ऐसी ही बात छोटे बच्चों में नजर आती है। वो विषय को जब तक हमारे अंदर जो है जिज्ञासा की भावना पैदा नहीं होगी, हमारी मानसिक स्थिति में सुधार आना बहुत मुश्किल है। हम एक सेट पैटर्न में जीते हैं। परिवारों में हम जाते हैं, परिवारों में हम देखते हैं कि हम सेट पैटर्न में जीते हैं। माँ बाप, अगर किसी का व्यापार है, किसी का कोई गवर्नमेंट जॉब्स में है तो उनकी कोई डॉक्टर है तो वो उसी प्रोफेशन के प्रति अपने बच्चों को दिखाते हैं, बढ़ाते हैं, उसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। चाहे वो बच्चे की परिस्थिति बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो वो चीर के, जैसे अभी बात हो रही थी, तो वो जो है अलग अपना प्रभाव डालता है बच्चा। लेकिन आम तौर पे हमारी जो प्रक्रिया है वो उस दिशा की तरफ चलती रहती है। लेकिन जब हमारे अंदर और वो जिज्ञासा का जो भावना है वो सारी, अभी हम चर्चा करेंगे कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, रिकॉर्डिंग और कंसिडरेशन का जो एस्पेक्ट है वो उससे जुड़ा हुआ खेल है साहब। और जब हम जिज्ञासु बन जाएंगे तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, हम इनोवेटिव भी बन जाएंगे, हमारे अंदर नए तरह के आइडियाज जनरेट होंगे कि हम कैसे मनुष्य के प्रति कैसे संवेदनशील हो और एक अच्छी समाज व्यवस्था जिसकी परिकल्पना ही नहीं, जिसको लागू करने की दिशा में डॉक्टर कोहली जी ने और डॉक्टर जो है और स्वामी सत्यानंद मानवतावादी जी ने प्रयास किया, उस दिशा में हम भी कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज जो व्यवस्था आप देख रहे हैं वो व्यवस्था आज से अमर सिंह अंकल जी जानते हैं, हरे राम अंकल जी जानते हैं कि वो व्यवस्था आज जो इंस्टीट्यूट जिस फॉर्म में यहाँ खड़ा है उस फॉर्म में वो इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं था। ये जो जगह है ये बहुत ही गड्ढानुमा जगह थी और यहाँ ये सबसे ऐसी जगह को अलॉट किया गया था कि जो है ये यहाँ कभी भी निर्माण कार्य ना हो सके। लेकिन लोगों के सच्चे और अच्छे प्रयासों की वजह से आज ये व्यवस्था आपके सामने इस अच्छी स्थिति में खड़ी है, ताकि हम यहाँ से अपने इस विचार को, स्वामी जी ने डॉक्टर कोहली जी के विचार को एक सूक्ष्म रूप में, जैसा संघर्ष भाई ने बताया कि जो है वो अपना डॉक्टर कोहली जी के शिष्य वो 1 घंटा 45 मिनट के रहे, लेकिन उन्होंने पहले चित्र से ही, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने स्वामी जी के साथ डिस्कस किया हुआ है, उन्होंने बताया था कि मैं 5 मिनट में ही डॉक्टर कोहली जी के उस घोड़े और उस गधे के चित्र को, जो हमारे पास अभी है, हम वो आपको दिखाएंगे, तो वो उस चित्र के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जो उनकी चिंतन था, जो उनका ज्ञान था, उसका उनको रास्ता मिल गया और उन्होंने उस चिंतन को पकड़ लिया और जो है उसको विदेशों तक, हार्वर्ड तक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज तक फैलाया। तो ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद स्थान खाली हो गया है। आप बच्चे भविष्य होते हैं, तो और बाकी मार्गदर्शन के रूप में हमारे जैसे लोग जो समझते हैं विचारों को, या उनसे डिस्कस करके आप भी कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर सकते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जो है हमें अपने अंदर जो है रिकॉर्डिंग फेज को कम करना चाहिए ताकि हमारा कंसिडरेशन फेज बढ़ सके, और अगर हमारा कंसिडरेशन फेज बढ़ेगा तो हम निश्चय ही डिफरेंट डायरेक्शंस में, स्वामी जी ने बहुत प्रयास किए हुए हैं, वो अभी बैठेंगे तो चर्चा करेंगे, तो उन प्रयासों को अगर हम, उन्हीं प्रयासों को अगर हम आगे बढ़ा लें तो हम जो है समाज में एक अच्छा सह अस्तित्व का, जो अभी महेंद्र पाल जी ने, मास्टर महेंद्र पाल जी ने बताया कि कॉपरेशन फॉर को एग्जिस्टेंस, कि कॉपरेशन चाहिए को एग्जिस्ट करने के लिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम, कोई बहादुरगढ़ में रहता है, कोई कैथल में रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई दिल्ली रहता है,
तो हम सब मिल के अगर हमने एक ऐसी इंस्टीट्यूट का एक ऐसा निर्माण कर लिया है जिसके बीच में हम बैठ के विचारशील वक्तव्य आपस में रख सकते हैं और संस्थान के कार्यों को, अपने आइडियाज़ को, अच्छे आइडियाज़ को, जिससे समाज का एक पॉजिटिव निर्माण हो सके, वो हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जरूर ये नहीं है कि आप बच्चे हैं तो आपका योगदान नहीं है, आपका योगदान है, बहुत है। मैं भी एक समय ऐसा ही बच्चा ही था, आप जैसा ही बच्चा था। मैं जब स्वामी जी ने यहाँ पहली प्रदर्शनी लगाई थी और मेरे पिताजी मेरे को लेके आए थे, मैं आई थिंक मेरी उम्र, मैं चौथी या पाँचवीं या छठी क्लास का, पाँचवीं क्लास का ही बच्चा होऊंगा, और मैं वो मेरे को चित्र आज भी याद हैं, और मैं जो है हम उनको भी आगे प्रदर्शित करेंगे। तो मेरे को उस चित्र ने आज भी मुझे वो दिमाग में आता है, तो मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूट में लेके आए जहाँ रियल, जो आपका रियल मानसिक, क्योंकि मानसिक विकास होना, मानसिक पॉजिटिव विकास होना बहुत आवश्यक है। तो उसने मेरे मानसिक पटल पे बहुत प्रभाव डाला, और फिर मैं निरंतर इंस्टीट्यूट में आता रहा, थोड़ी बहुत जो मेरे अंदर जिज्ञासा थी, जैसी थी वैसा मैं प्रयास करता रहा, और मैं आज इस स्टेट में हूँ कि मुझे जो है जो कुछ स्वामी जी का विचार था उसका काफ़ी कुछ संक्षेप रूप में मुझे उसके बारे में जानकारी है, और मैं चाहूँगा कि भाई आप सभी तक वो चीज़ फैलें और जो है आपका योगदान हो। यहाँ बहुत शिक्षाविद लोग, बड़े बड़े PhD, डॉक्टरेट, संस्कृत से, कोई इंग्लिश से, कोई जो है बड़े बड़े प्रोफेसर्स यहाँ जुड़े हुए हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आपका मार्गदर्शन हमें आवश्यक है, और हम जो है इस संस्थान को आगे लेके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद, पुनः धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रवीण राठी जी। प्रोफेसर प्रवीण राठी जी एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रोफेसर है, पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, इंजीनियर्स को। एक इंजीनियर्स का दार्शनिक मार्ग में चिंतन होना ये बड़ा एक ताजुब का विषय होता है, लेकिन हम बड़े धन्यवादी हैं आपके। आपने अपनी जो संवेदनीयता है स्वामी जी के प्रति और जो उनकी मेमोरी है उनको आपने संजोए रखा हुआ है और हमेशा आप याद करते हैं। अब मैं संचालिका साध्वी आशा मानव जी से, देवी जी से मैं आग्रह करता हूँ, देवी जी कृपया आप आएँ। आदरणीय डॉक्टर साहब, आज इस श्रद्धांजलि में आए हुए मेरे जगत परिवार संबंधियों, सभी अपने अपने कार्यों को छोड़ करके आए हुए हैं, और पहले ही संघर्ष ने आके कहा कि देवी जी आपने जल्दी करना है। तो ये कार्यक्रम जो है हम 1986 से 23 अक्टूबर को करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल हमने 27 अक्टूबर को कर दिया कि 23 अक्टूबर वर्किंग डे था, तो इस करके कि कोई आ नहीं पाएंगे और त्योहारों का टाइम है, गांव से भी कोई माताएं नहीं आ पाती। खैर आज भी नहीं आ पाई कि देवी जी दिवाली का टाइम है, हम तो घर में कार्यक्रम रखे हैं और रोज़ साफ सफाई का चल रहा है। तो ये आज 2 कार्य इकट्ठे हमने कर लिया। तो डॉक्टर साहब के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुन लिया, और डॉक्टर साहब आज उनका ध्यान दिवस है, और डॉक्टर साहब एक बात कहते थे, वो लिखा भी है यहाँ कि खून के रिश्ता से विचार का रिश्ता ऊंचा है। कमाल हो जाए, खून का रिश्ता विचार के रिश्ता में बदल जाए। तो यहाँ जो हम इतने सभी बैठे हुए हैं, सभी विचार के रिश्ते में हैं। खून का रिश्ता यहाँ कोई नहीं है। खून का रिश्ता ये है कि टूटते जुड़ते रहते हैं। मामूली कमी हो गई भाई भाई में तो वो टूट गए, और फिर ज़रूरत पड़े तो वो जुड़ गए।
लेकिन विचार का रिश्ता ये है जैसे गुरु शिष्य का है, जैसे अध्यापक और विद्यार्थी का है। ये रिश्ते टूटते हैं, टूटते नहीं, ये एक बार जुड़ गए तो जुड़े ही रहते हैं। जैसे अध्यापक हैं, वो छोटे से बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते और वो वृद्ध हो गए और वो बालक ने कहीं देख लिया, वो दौड़ के आएगा। हो सकता है कि अध्यापक जो हैं उस बच्चे को न पहचान पाएँ, लेकिन बच्चा कहेगा गुरुजी प्रणाम, बेटे तुम कौन हो? तो गुरुजी आपका ही देन है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं अध्यापक बन गया। फिर वो याद दिलवाएगा। ये संबंध विचारों का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, वो विचारों का संबंध है कि सब कुछ हो जाए लेकिन फिर भी ऐसे रहते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये जो स्लोगन है हमने लिख के लगाया हुआ है और इस स्लोगन के ऊपर बहुत ही विचार विमर्श होता है कि ये विचारों का रिश्ता। अब सभी आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? किसी का कोई डॉक्टर साहब के साथ तो ये है नहीं। स्वामी जी भी थे, डॉक्टर साहब ने बोधपुत्र बनाया था। अभी संघर्ष ने बताया कि माता जी तो चाहती थी कि हमारे पास अपना बच्चा हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, हमारे लिए तो बच्चा कहीं पैदा हुआ है जो कि हमारा पुत्र बनेगा, पुत्री बनेगी। लेकिन चले पुत्री कोई नहीं आई, पुत्र बन गया। तो हो सकता है डॉक्टर साहब 1986 में अपना शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन हो सकता है कि 86 में जो दादाजी पूरे हो गए होंगे उस दादाजी का नाम भी कोई नहीं लेता होगा। पोता जानते भी नहीं होंगे कि मेरे दादाजी थे, पर पोता जानते भी नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब को ये संस्था जब तक रहेगी तब तक डॉक्टर साहब जीवित रहेंगे। पता नहीं अगर कभी ये संस्था ख़त्म हो जाए उसके साथ डॉक्टर साहब ख़त्म होंगे, नहीं तो डॉक्टर साहब जीवित रहेंगे। तो इस करके कहते हैं कि दुनिया में कुछ देने के लिए जो आते हैं वो मरते नहीं, वो सदा के लिए जीवित रहते हैं। आज आप अपने घर में जाके पूछिए, अभी बड़ी मुश्किल से अमर सिंह जी ने अपने दादा के नाम याद किए। यहाँ पर बोर्ड लिखवाना था, मैंने कहा कि अमर सिंह जी 2 बोर्ड रह गए हैं, वो आप लोग लिखवा दीजिए। तो एक बोर्ड इन्होंने लिखवाया, एक हरिराम जी ने। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से दादा दादी के नाम निकाले हैं। मेरे ख्याल से अमर सिंह जी के दादी जी का नाम नहीं मिला। लेकिन यहाँ डॉक्टर कोहली जी और माता वैष्णो देवी सदा तक रहेगी। वो कभी नहीं ऐसे होगा कि उनको कोई भूल गया, और ये संस्थान तो कभी भूलेगी नहीं, क्योंकि नींव है ये, यहीं से नींव डली हुई है। तो ऊपर स्वामी जी दीवार हैं। तो उसी प्रकार से हम डॉक्टर साहब के आज श्रद्धांजलि में इकट्ठे हुए हैं, और श्रद्धांजलि जो है श्रद्धा से श्रद्धांजलि है। तो आज हम सभी विचार के श्रद्धा में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इस श्रद्धांजलि को हम बिल्कुल तह दिल से दे रहे हैं। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो आप लोग शिक्षा के ऊपर अभी बातचीत करेंगे उसमें वो भी शिक्षा डॉक्टर कोहली जी की दी हुई है, और उस शिक्षा के ऊपर सभी गौर से गहराई से विचार करके और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि ये आगे बढ़ सके। सभी से ये निवेदन है, क्योंकि एक 11 होता है। अब हम एक यहाँ इकट्ठे हुए तो इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं,
नहीं तो अकेले बैठते तो अकेले ही रहते। तो यहाँ हर प्रकार के लोग हैं और सभी बुद्धिजीवी लोगों से यही है कि इसका निदान करके और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हम साथ में हैं और हम बिल्कुल जो भी है हमारे पास हम लेके और उसको परोसने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी इसमें साथ दीजिए कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं।